Hello viewers, I welcome you on Unacademy IAS Let's Crack UPSC CSE न्यूज चैनल। तो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में वॉर जो है इट्स नॉट सबसाइडिंग, रादर डे बाय डे एस्केलेशंस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले लगा था इट्स गोइंग टू हैपन फॉर 1 or 2 days, नाउ आई थिंक सो इट इज गोइंग टू एक्सटेंड फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज अब वॉर से ज्यादा ट्रम्प की ईगो इन्वॉल्व हो चुकी है, दैट व्हाई द हेल ईरान इज नॉट सरेंडरिंग टू द डिक्टम्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प, जिसकी वजह से ईगो क्लैश यहां पर होते हुए दिख रहा है। आप देखिए कैसे अमेरिका ने ईरानियन रेजीम को रैट्स कहा कि चूहे की तरह ये भाग रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इन दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच होते हुए दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ फाइनली अंडरस्टूड कि ये वॉर जो है वो इतना छोटा भी नहीं होने वाला है जो सबको लग रहा था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली एक्शन में आते हुए दिख रही है और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का अप्रूवल पार्लियामेंट से मांगा है। ये 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड भारत को आने वाले समय जितने भी चैलेंजेस हैं जो हमारे इकोनॉमी को इंपैक्ट पहुंचा सकते हैं उसमें प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगा, सो दैट इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो रेजिलियंट रह सके। मतलब हमारी ग्रोथ स्टोरी जो है जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है कोविड के बाद, इसकी मोमेंटम में ब्रेक ना आए। और इसीलिए पहले से प्रीएम्प्टिव प्रिकॉशनरी 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाकर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ हद तक इंडिया के इकोनॉमी को रेजिलियंट रखने का एक अच्छा प्रयास तो जरूर किया है। क्या यह प्रयास सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ये 1 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक शील्ड फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, वेदर दिस शील्ड इज एनफ और वेदर द मिडिल ईस्ट वॉर विल ब्रेक द शील्ड एंड रियली अफेक्ट द इंडियाज इकोनॉमी? ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बट पहले न्यूज देखिए क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट्री अप्रूवल मांगा है टू एस्टैब्लिश 1 लाख करोड़ ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का बेसिकली रिस्पॉन्स ये है कि अभी से अगर हम लोग 1 लाख करोड़ अलग करके किसी फंड में पैसा डाल दे, तो कल को अगर मान लीजिए 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इस 1 लाख करोड़ के पैसे को हम खर्च करके उस प्रॉब्लम को फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम इस तरीके से अपने पैसे को अलग से रिजर्व नहीं करें और कल 2 महीने के बाद अगर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हमें अपने बजट से वहां पे खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें कहीं और पैसे कट करने पड़ेंगे। सो दैट इज वाई ड्यूरिंग द गुड टाइम्स यू नीड टू सेव द मनी, सो दैट यू डोंट नीड टू वरी व्हेन द बैड टाइम हिट्स। इसीलिए आने वाले समय में फाइनेंस मिनिस्टर जी का ये कहना है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहेगी और इकोनॉमिक सर्टेनिटी का इंपैक्ट क्या होगा ये इस समय कहना मुश्किल है। इसीलिए पहले से ही 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड से अलग करके रिजर्व कर देगी कि आने वाले समय में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इस फंड से पैसे को खर्च कर सकते हैं, सो दैट हमें कहीं और से पैसे कट करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से ये बेसिकली फंड जो है ये प्रीएम्प्टिव तरीके से बनाया गया है इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द एनार्की ऑफ द फ्यूचर। अब ऐसे क्या हेडविंड्स हैं इकोनॉमी में? हेडविंड्स का मतलब संकट और टेलविंड का मतलब कुछ अच्छी चीज है, लेकिन इस समय हेडविंड जो है वो टेलविंड से कई गुना ज्यादा है। और फाइनेंस मिनिस्टर जी बेसिकली 4 हेडविंड्स के बारे में बात करती हैं। उनका पहला कहना है मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस, ये तो आप सभी को पता है, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का मतलब कि जो भी वहां से रॉ मटेरियल आ रहा था जिससे हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं, अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, जिससे हमारे यहाँ लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये तो कोविड में आपने देखा कैसे ताइवान में लॉकडाउन लगने की वजह से सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई रुक गई थी, जिससे हमारे इंडिया के जो ऑटोमोटिव कार मेकर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। अनएक्सपेक्टेड शॉक्स टू सब सेक्टर, सब सेक्टर्स खासकर टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट होता है वो सब इस समय रुक चुका है। इसीलिए मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है और साथ ही साथ ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, इन सभी चीजों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को कितना इंपैक्ट होता है दिस टाइम विल ओनली से। बट वन थिंग फॉर श्योर इज कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी ऐसा कोई इवेंट आए जिससे सिग्निफिकेंटली गवर्नमेंट के बजट के ऊपर प्रेशर हो। अब ये एनी अदर इवेंट नो वन नोज, बिकॉज नाउ यू आर लिविंग इन अ ट्रम्पियन वर्ल्ड वेयर एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड नो वन नोज। किसने सोचा कि ट्रम्प के टैरिफ के बाद जब वर्ल्ड अब धीरे धीरे ठीक ही हो रहा था कि फिर से
ट्रंप के इस रेकलेस वॉर की वजह से द वर्ल्ड हैज कम टू अगेन अ स्टैंड स्टिल। और जिस तरीके से आज ये मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, जो पहले इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान था, बट नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ रीजनल वॉर। और एक तरीके से ये सेम मोमेंट दिखते नजर आ रहा है जो 1990 में फ्रेंड्स गल्फ वॉर हुआ था। और इसी गल्फ वॉर का ऐसा इंपैक्ट हुआ था कि इंडिया को 1991 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जाना पड़ा था, बिकॉज सडनली ऑयल प्राइसेस शॉट अप कर गए थे इस वॉर की वजह से। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हैज टू गो टू IMF, और उसके बाद वी हैव ब्रॉट दैट LPG रिफॉर्म व्हिच फाइनली चेंज द एंटायर ग्रोथ स्टोरी ऑफ India. But the question is that whether this Middle East war is similar to Gulf War, because if it is similar to Gulf War, then there is serious crisis which might hit the economy. And whether we are having this 1 लाख करोड़ फंड, क्या ये हमारी इकोनॉमी को उस इंपैक्ट से बचा पाएगा, इसके बारे में आज हमें समझना है। बट उसमें जाने के पहले आपको मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता दूं, बिकॉज जिस तरीके की आज सिनेरियो बन रही है वो सेम BOP क्राइसिस का एक तरीके से इंडिकेशन दे रही है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है फ्रेंड्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली पेमेंट का बैलेंस है। कौन सा पेमेंट? जो भी इंडिया के रेसिडेंट्स, जो इंडिया में लोग रह रहे हैं और जो इंडिया के बाहर लोग रह रहे हैं, वो चाहे अमेरिका में हो, चाइना में हो, यूरोप में हो, इनके बीच में जो भी पेमेंट होता है, जो इंडियन रेसिडेंट्स बाहर पेमेंट भेजते हैं और जो बाहर के रेसिडेंट्स इंडिया में पेमेंट करते हैं, ये सारा पेमेंट आपको पता है रुपी में तो होता नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी में होता है। तो क्या ये पेमेंट बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप मान लीजिए $100 बाहर भेजते हैं और अगर $100 आप एक्सपोर्ट करके अर्न कर लेते हैं, तब तो ये बैलेंस हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरप्लस है तब तो ये बहुत अच्छी बात कि आप $120 का सामान बाहर बेचते हैं और $100 का सामान बाहर से खरीदते हैं, तो आपका पेमेंट जो है वो सरप्लस में है। लेकिन इंडिया की कंट्री में हमेशा से हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की हमें प्रॉब्लम आता है, जहां पर हम लोग $100 का सामान बाहर बेचते तो हैं, लेकिन हम लोग $150 का सामान खरीदते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास $50 का ये एक डेफिसिट हो जाता है। और इसी डेफिसिट को हमें फाइनेंस करना पड़ता है अपने फॉरेक्स रिजर्व से। जो RBI अपने पास डॉलर का रिजर्व रखती है, उस डॉलर के रिजर्व्स में से हमें ये $50 निकालना पड़ता है। लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज रिजर्व्स भी लिमिटेड है, और अगर डेफिसिट बढ़ जाता है, अगर ये डेफिसिट बढ़ जाता है, 50-70 हो जाता है, 70-100 हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेबल होना ये बहुत जरूरी है। और आज जिस तरीके से वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट की वॉर तो एक तरीके का ट्रेलर है, जो और भी चीजें चल रही हैं, ये क्लियरली बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस की तरफ इंडिया को ले जाने का काम कर सकती हैं अगर हम लोग करेक्टिव एक्शन नहीं लिए। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बात करें तो करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में मर्चेंडाइज होता है, ये उन तमाम तरीके के ट्रांजैक्शंस जो रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में होता है इन विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स, उसको यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। इनविजिबल में सर्विसेज, जो इंडिया की कंपनी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो सर्विसेज में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम यहां आ जाएगा। ट्रांसफर में रेमिटांस जो है, कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लोन है, और जो NRI लोग इंडिया के बैंक में डिपॉजिट करते हैं। आज यहां पर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को नहीं समझना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आता है। नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रक्स ये है कि हमेशा से इंडिया जो है एक तरीके का करंट अकाउंट में डेफिसिट झेलता है। करंट अकाउंट में डेफिसिट इसलिए झेलता है बिकॉज इंडिया में जो ये मर्चेंडाइज है, जो गुड्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये हमेशा से इंडिया का डेफिसिट में रहता है। बिकॉज इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं वो बाहर से ज्यादा गुड्स खरीदते हैं एज कंपेयर टू जितने गुड्स हम बाहर बेचते हैं। इसमें पेट्रोल आ गया, इसमें गैस आ गया, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स आ गए। तो करंट अकाउंट को डेफिसिट रखने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है मर्चेंडाइज में हमारा एक बहुत डेफिसिट है। सर्विस, इंडिया आपको पता है सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा है। हमारे यहां बड़े बड़े सर्विस कंपनी है और हम लोग ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी जाने जाते हैं। तो यहां पे तो हमारा सरप्लस रहता है। ये बहुत छोटा टर्म है। ट्रांसफर, इसके भी थ्रू इंडिया बहुत ज्यादा डॉलर अर्न करता है थैंक्स टू द रेमिटांस, बिकॉज इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटांस रिसीविंग कंट्री है। तो ये हमारा डेफिसिट में रहता है, ये हमारा सरप्लस में रहता है, ये भी हमारा सरप्लस में रहता है। लेकिन ये इतना बड़ा डेफिसिट होता है कि ये दोनों के सरप्लस होने के बावजूद
करंट अकाउंट को ये डेफिसिट माइनस में कर देता है। अब ये डॉलर कहां से लगाएंगे अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है? यहां पर काम आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सरप्लस होता है, बिकॉज इंडिया में जनरली हमेशा बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है एज कंपेयर टू इंडियंस बाहर कितना इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए वी अर्न डॉलर फ्रॉम हेयर विच वी यूज टू फाइनेंस टू ओवरकम द डेफिसिट विच वी हैव इन करंट अकाउंट, और इसी तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो चलता है। लेकिन समस्या तब आती है जब करंट अकाउंट में डेफिसिट इतना बढ़ जाता है, और ये क्यों बढ़ सकता है? बिकॉज हमारा जो यहां पे गुड्स में इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट, इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस, और ये इतना बढ़ जाता है कि कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से हम उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट लीड्स टू BOP in deficit, which needs to be compensated or financed through the forex reserve। और यही परेशानी आज भारत को आ सकता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ रहा है, और कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस है वो घट रहा है, जिसकी वजह से BOP में एक प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस में जो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो मर्चेंडाइज वाला डेफिसिट है ये और बढ़ जाएगा। ऑल्दो क्वांटिटी तो हम सेम खरीद रहे हैं तेल का, गैस का, लेकिन उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है जिससे अगेन हमें मर्चेंडाइज में काफी प्रॉब्लम आएगा। और ये जो प्राइस बढ़ रहा है ये तब बढ़ रहा है जब रुपी रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, जिससे हमारा इंपोर्ट कॉस्ट और बढ़ जाएगा। आपको पता है कि रुपी जब डेप्रिशिएट करता है उससे हमारे एक्सपोर्ट को फर्क तो फायदा पहुंचता है, लेकिन इंपोर्ट बिकम्स चीपर, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी कॉल एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। सो द सिचुएशन व्हिच इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज योर ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, योर गैस प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, एंड ऑल दीस थिंग्स इज हैपनिंग in a situation where your rupee has depreciated to its all-time low, which significantly puts pressure on your merchandise deficit or the deficit in the current account। और साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट को कुछ हद तक मैनेज करता था सर्विस एक्सपोर्ट। जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, ये हम लोग दुनिया भर में अपने सर्विस को प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज देखा आपने एंथ्रोपिक ने क्या किया। एंथ्रोपिक ने TCS और IT के बैकबोन को ही तोड़ दिया है, विच मींस आने वाले समय में सर्विस एक्सपोर्ट भी हमारा प्रॉब्लम में आ सकता है। अब आप बोलोगे यार रेमिटांस तो हमारा सरप्लस में है, लेकिन आपको पता है कि 1 करोड़ डायस्पोरा हमारा मिडिल ईस्ट में रहता है, और लगभग हमारा 50% जो रेमिटांस है, लगभग $125 बिलियन हमारा रेमिटांस आता है, उसमें से $50 बिलियन रेमिटांस हमारा मिडिल ईस्ट से आता है। और जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है, तो रेमिटांस से जो इंडिया डॉलर अर्न करता है, दैट ऑल्सो माइट सफर, विच मीन्स द क्लियरली साइन इज कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज हेडिंग टूवर्ड्स अ सिग्निफिकेंट जंप। लेकिन ये ठीक रहता अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस बढ़ता। कैपिटल अकाउंट में खासकर जो ये इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट जो बाहर के निवेशक इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, बट इफ यू लुक एट द डेटा देन ये देख सकते हैं आप, लेटेस्ट डेटा में दे रहा हूं, नेट एफडीआई। नेट एफडीआई का मतलब जो इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं और जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये हमेशा से हमारा प्लस रहा है। मतलब बाहर के लोग इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो नेट एफडीआई है वो चौथे लगातार महीना के लिए नेगेटिव आ चुका है। मतलब इंडियंस बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू बाहर के लोग कितना इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अगेन बताता है कि कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस का हमें कुशन था वो कुशन भी खत्म होते हुए दिख रहा है, which means current account deficit is increasing, capital account surplus is decreasing, which clearly puts a pressure on my balance of payment। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को नहीं करेगी जो 1991 में हुआ था, बिकॉज आज thanks to the LPG reform, India is sitting at a massive forex reserve of $700 billion plus, जिससे हमारा इंपोर्ट कवर 11 महीने का है। मतलब 11 महीने तो जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जितना डॉलर हमें चाहिए बाहर से सामान खरीदने के लिए, 11 महीने तक कोई भी टेंशन नहीं है। तो 11 महीने तक तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये क्राइसिस बढ़ रहा है, ट्रंप आप देख सकते हैं फिर से इंडिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आईटी सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है, बाहर के निवेशक इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रेमिटेंस प्रॉब्लम में आ चुका है, विच मींस कि आने वाले समय में वी कैन नॉट जस्ट सिट एंड एंजॉय एंड जस्ट बी कंफर्टेबल दैट कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है। वी हैव टू टेक मच मोर एग्रेसिव सॉल्यूशंस। अगर इसके बाद और भी बात करें तो फरवरी में आप देखिए इन्फ्लेशन डेटा जो है वो 3.21% पे आ चुका है, जो 4% से काफी करीब है। और ये तो फरवरी
जनवरी का डेटा है, मार्च का डेटा अप्रैल में आएगा, उस समय तो आप समझ ही सकते हैं ऑयल प्राइसेस की बढ़ने से ये इन्फ्लेशन बहुत तेज रेट से भागने वाला है। और जीडीपी ग्रोथ रेट भी आपको पता है 8% से ग्रो करना है, लेकिन 7% से ही हम लगभग ग्रो कर रहे हैं, विच मीन्स कि इकोनॉमी इस समय स्टेबल है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट इसका ये भी मतलब नहीं है वी आर डूइंग और वी आर लिविंग अप टू द पोटेंशियल, बिकॉज इफ वी वांट टू बिकम विकसित भारत, वी कांट सिट and be in our comfort zone. We have to aggressively bring reforms, structural reforms, bureaucratic reforms, skill development reforms, health reforms, privatization को regulate करना होगा, and all the things which we need to do in a war footing mode. लेकिन करेगा कौन? पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट देख सकते हैं, the temple of democracy has become a place to just हुलिगन्स शाउटिंग लाइक नथिंग। ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन को सुन नहीं रही है, जिस विच हैज कंप्लीटली bring the parliament into a deadlock. I hope the parliament lives up to its majesty and finally एक अच्छा डिबेट हो कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों मिलकर। आपके क्या सजेशन है? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।